सकता है जी। स्टार्ट मुझे करना पड़ेगा। चलो भाई बच्चों, तो आज तुम लोगों का स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखना है। मेल में तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो स्त्री जनन तंत्र को भी आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए बड़े प्यार से। कौन कौन से हिस्से करेंगे? प्राथमिक और एसेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं और एक्सटर्नल जेनाई टेनिया, ये 3 भागों में आप इसे बांट दीजिए। प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जनन अंग, जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग या जनन अंग या प्राइमरी ऑर्गन। तो इसमें आप क्या डालोगे? मेरे में क्या था? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ये कन्फर्म है कि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, युग्मक बनेंगे और वहां कुछ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा। तो मेल में जब हम चले थे तो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था आपका, प्राथमिक जो प्रजनन अंग था नर में, वो आपका वृषण या टेस्टिस था, जिसके अंदर आपने नर युग्मक यानी स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनाया था, या इसे आपने शुक्राणु भी कहा था। और इसके अतिरिक्त आपने टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स का सेक्रेशन किया था। ये टेस्टिस के अंदर कमा, इसलिए टेस्टिस या वृषण को आपने क्या कहा था? प्राथमिक जनन अंग कहा था। तो प्राथमिक जनन अंग चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसके अंदर जो गैमिट्स हैं, जो युग्मक हैं, वो बनेंगे और कुछ नर और मादा से रिलेटेड हार्मोन्स का श्रावण होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ भी जो आपके प्राथमिक ऑर्गन है वो ओवरी है या अंडाणु है। ओवरी या इसे क्या कहते हैं? ओवरी या अंडाशय ना, अंडाशय। ओवरी या अंडाशय के अंदर स्वाभाविक सी बात है कि क्या बनने वाला है? मादा युग्मक, मादा युग्मक या फीमेल गैमिट, या इसे और क्या कहते हो? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे इसको पूरा लिखना चाहिए था मुझको, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन सही नहीं है वर्ड। अगर आप प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हो, आप ये बात ध्यान रखना कि निश्चित रूप से इसके अंदर गैमेट या युग्मक का निर्माण होगा और कुछ लिंग से संबंधित हार्मोन्स भी बने। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? सहायक नलिकाएं। वहां भी आपकी सहायक नलिकाएं थी, कंपेरिजन करते हुए याद करते हुए चलिए। सहायक नलिकाएं थी, नलिकाएं। और सहायक नलिकाओं में अगर मैं नर जनन तंत्र की बात करूं तो सहायक नलिकाओं में रेटी टेस्टिज से लेकर के इजाकुलेटरी डक्ट तक डाला गया था ना। रेटी टेस्टिज जो कहाँ ओपन हो रही थी? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहाँ ओपन हो रही थी? वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया कहाँ ओपन हो रही थी? इजाकुलेटरी डक्ट में। और इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ हो रही थी ओपन? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को हमने सहायक नलिकाओं से बाहर इसलिए रखा क्योंकि यूरिथ्रा जो है वो कॉमन डक्ट हो गई, वो कॉमन के लिए क्या होते हैं? कॉमन डक्ट हो गई थी, सभा सामूहिक। वो यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए और वीर्य संसेचन के लिए एक
वुमेन डक्ट थी, एक ही नलिका थी जिससे आप यूरिन भी डिस्चार्ज करते हो, मूत्र को भी बाहर निकालते हो बॉडी से, और स्पर्म को जो है वो वीर्य के माध्यम से बाहर निकालते हो। तो अगर वहां सहायक नलिकाएं थी तो जनन यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको सहायक नलिकाएं मिलेंगी। क्या क्या आपको यहाँ सहायक नलिकाएं मिलेंगी? अगर यहाँ हम सहायक नलिकाओं की बात करें तो यहाँ हमको मिलेगी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, इसे हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये पहला सहायक नलिका मिल गया। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जाकर के मिलेंगी और ब्रॉड हो जाएंगे, तब इसे हम क्या कहते हैं? यूट्रस या गर्भाशय, गर्भाशय या क्या कहते हैं इसको? यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय या यूट्रस। यूट्रस जो है आपका, इसकी जो ये अचानक से जब पतला हो जाएगा तो ये एक केनाल का रूप ले लेगा, जिसे हम सर्विकल केनाल या सर्विक्स कहेंगे। केनाल सर्विक्स के केनाल को सर्विकल केनाल, और उस पूरे रीजन को जो अचानक से पतला हो गया है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, या इसे हम सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स। फिर सर्विक्स जो है वो वेजाइना में खुलती है, जिसे हम योनि कहते हैं, योनि यानी वेजाइन। और वेजाइना बाहर की ओर बलवा में खुलता है जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाए। फिर आप इसको, इसका तीसरा रूप देखो, तीसरा भाग देखो, जिसे आप क्या कहते हो? बाह्य जनन इंद्रियां, बाह्य जनन इंद्रियां, बाह्य जनन इंद्रियां यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया, ठीक है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को रखेंगे, जिसमें आप मोन्स प्यूबिस की बात करोगे, माइनोरा की बात करोगे, मेजोरा की बात करोगे, हाइमन की बात करोगे, वेस्टिबुलम की बात करोगे, तो हम इसको अलग से ही डिस्कस करेंगे, अलग से तो खैर सबको डिस्कस करेंगे। एक और चीज इसमें हम डाल लें, मेमोरी ग्लैंड्स। एक और चीज अगर इसमें हम डाल लें तो वो होगा हमारा क्या? मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या तंत्र को आपने कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों। पहला हिस्सा आपका क्या था? प्राथमिक जननांग, जहां पर गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। दूसरा आपका डक्ट है, और डक्ट का काम है कंडक्शन, संवहन करना। वो संवहन करेगा, किसका करेगा, कैसे करेगा, देखा जाएगा। तीसरा आपका बाह्य जनन इंद्रियां है, जो क्वाइटस के टाइम जब मेल और फीमेल फिजिकल रिलेट होंगे तो उस टाइम ये हेल्प करेगा। और चौथा है स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड्स। कह रहा है कि ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर के फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पास्चुरेशन मीन्स बेबी की डिलीवरी, और उसके बाद बेबी की देखभाल के लिए जरूरी है। तो यहाँ तक के जो ऑर्गन है
ये तो सीधा सीधा रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो ऑर्गन है आगे चल करके स्तन ग्रंथियां जो है वो बेबी के पोषण में हेल्प प्रदान करेंगी, देख रेख में सहायता करेंगी। अब आप एक एक ऑर्गन को उठाइए। आपका पहला ऑर्गन है प्राथमिक जननांग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम प्राथमिक जननांग की बात करें या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो हमें ये बात पता चल रही है कि ये है क्या, ओवरी, और इसके अंदर मिलेगा क्या, इसके अंदर मिलेगा क्या या बनेगा क्या, गैमेट्स बनेगा या ओवा बनेगा, और ये कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का श्रावण करेंगे जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगे। तो आइए जरा इनसे मिल लेते हैं। ओ भाई, इनसे हम मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे चले। देखो, टेस्टिज जो थी वो तुम्हारी पेल्विक रीजन से बाहर थी, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर थी, लेकिन ओवरी जो है वो तुम्हारी पेल्विक रीजन के अंदर है या लोअर एब्डोमेन में है। और लोअर एब्डोमेन में एक जोड़ी है, अगर पोजीशन देखो तो ये है, ये पोजीशन है आपके ओवरी। चलिए, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ओवरी जो है हमारे, इसको सही करते हैं, ओवरी या अंडाशय, अंडाशय, ओवरी। ओवरी में सबसे पहले क्या देखना है, लोकेशन। लोकेशन क्या है, पेल्विक रीजन। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हम पाएंगे कि लोकेशन क्या हो जाएगा इसका, पेल्विक रीजन, श्रोणि क्षेत्र, श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन, रीजन, या इसे हम लोअर एब्डोमेन भी कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन हमेशा जो आपकी नाभि है उसके नीचे के एब्डोमेन को लोअर एब्डोमेन कहते हैं और नाभि के ऊपर के एब्डोमेन को अपर एब्डोमेन कहते हैं। तो नाभि के नीचे वाले क्षेत्र में आपको ओवरी मिलेगी। संख्या कितनी है, ये एक जोड़ी है, एक जोड़ी। अगर संख्या देखो तो ये जोड़ी में, टेस्टिज भी जोड़ी में थी, टेस्टिज भी कैसे थी, जोड़ी में, और ओवरी भी आपको कैसे दिख रही है, जोड़ी में दिख रही है। टेस्टिज भी जोड़ी में थी और ओवरीज भी आपको जोड़ी में दिख रही है। संख्या के बाद आप क्या देख रहे हो, इनकी एक जोड़ी होगी। साइज क्या है, आप मतलब इनकी साइज मापना, माप क्या है माप क्या है ओवरी की, दो से दो से चार होगी ना, दो से चार होगी माप, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन क्लियर हो गई, श्रोणि क्षेत्र, संख्या क्लियर हो गई जोड़ी में, माप क्लियर हो गई 2 से 4। अब अगर इसकी हम संरचना की बात करें, ये दिखता कैसा है, संरचना में कैसा है ये, तो उससे पहले आप जरा आकार की बात करें। आकार कैसा है इसका, ये बादाम की जो गिरी होती है ना उसके जैसा दिखता है, बादाम जैसा, बादाम की गिरी जैसा, बादाम की गिरी जैसा दिखता है, गिरी के आकार का होता है। और अब ये आंतरिक संरचना जरा समझते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना देखते हैं। चल,
अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें, एक बार हम पहले ये समझने की कोशिश करें कि पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। तो इसकी आंतरिक संरचना से पहले एक बार आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लिंक करें। अच्छा, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जरा समझते हैं। मादा जननांग, जनन तंत्र ना, मादा जनन विथ टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, और इसके बाद मैं यहीं से निकाल दूंगी आपकी ओवरी वाली पोजीशन, ओवरी का हिसाब सेपरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, कलर तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, डार्क ब्लू। देखो, ये क्लास 10th में खूब बनाए हो तुम, और नहीं बनाए हो तो ये गलत बात है, बनाना चाहिए था। तुमसे बात करते करते हमने अपना डायग्राम बीच में छोड़ दिया। नो, क्या ही हो सकता है, हो गया तो हो गया, क्या यार। ठीक है, सबसे मिलाएंगे बाद में, आपको इन सबसे मिलाएंगे बाद में, लेकिन हमारा मेन पर्पज फिलहाल ओवरी तक पहुंचना है, यही ना। हमारा मेन पर्पज इस टाइम कहाँ पहुंचना है, ओवरी तक पहुंचना है। देखो, अभी तक जो तुम देख रहे हो बेटे, ये टोटल सहायक नलिकाएं हैं, ये टोटल सहायक नलिकाएं हैं। ये आपका फैलोपियन ट्यूब, ये आपका यूट्रस, ये आपका सर्विक्स, ये आपकी वेजाइना। तो ये टोटल देख लो, सहायक नलिकाएं हैं कि नहीं। अब तक जो तुमने देखा डायग्राम में वो टोटल सहायक नलिकाएं थी। अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि, योनि, यही सारी चीजें तुमने डायग्राम में देखा। ओवरी तो देखा ही नहीं, ओवरी तो कब लेके आएंगे हम। तो फिलहाल तो हमारे पास जो है मादा जनन तंत्र में, वो क्या है, सहायक नलिकाएं, ये टोटल सहायक नलिकाएं। अगर हम ओवरी को यहाँ देखें, चलो, ये हमारी ओवरी है। जैसा आपने कहा ऑलमंड के शेप का इसका शेप होगा, वैसा आपको दिख रहा है, ये ओवरी है, आप दिख रही है। ये देखो, ओवरी इस लिगामेंट की सहायता से यूट्रस की वॉल से जुड़ी हुई है। नाम तो थोड़ा जानना ही पड़ेगा। भले ये टोटल आपका क्या है, सहायक नलिकाएं हैं। इस नलिका को हम क्या कह रहे हैं, इस नलिका को हम क्या कहेंगे, अंडवाहिनी, अंड वाहिनी, या फैलोपियन ट्यूब, या ओवी डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये टोटल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यूट्रस। यूट्रस यानी क्या, गर्भाशय,
यूट्रस यानी गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक। ये हिस्सा हमारा क्या है? सर्विक्स, सर्विक्स। और यह हिस्सा हमारा क्या है? वेजाइना, वेजाई योनि, ठीक है। ये आपने हिस्से देखे। अब इसमें मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखो, ये जो हमारी ओवरी है, ये जो हमारी ओवरी है, यहाँ से देखो, इस ओवरी में ऐसे एक डंठल है और इस डंठल से ये हमारी ओवरी ऐसे जुड़ी हुई, सही है। अच्छा, आप ये समझ लो कि सिर्फ इस डंठल से ही थोड़े ओवरी जुड़ी हुई है, ये सिर्फ डंठल जो ओवरी को जोड़ रहा है। तो ये डंठल फिलहाल तो ओवरी को किससे जोड़ रहा है? वॉल ऑफ यूट्रस है, यूट्रस की दीवार। किससे जोड़ रहा है? ये यूट्रस की दीवार है, यूट्रस की दीवार से जोड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, यह ओवरी जो है वो आपके पेल्विक रीजन के वॉल से भी जुड़ी हुई है, पेल्विक रीजन के वॉल से भी जुड़ी हुई है। जैसे मैं ये कहूँ, यही तो पेल्विक रीजन है, इस पेल्विक रीजन में ये यूट्रस है, मान लो ये यूट्रस है, और इस यूट्रस के बाहर ये ओवरी ऐसे लटक है। एक तो ओवरी यूट्रस की वॉल से जुड़ गई ऐसे, अगर ये यूट्रस है, अगर ये यूट्रस है तो एक तो ओवरी यूट्रस के वॉल से जुड़ गई, ये देखो वॉल से जुड़ गई। दूसरा, गया सब, कोई नहीं। दूसरा, उसके वॉल से तो जुड़ी गई ऐसे, इसके वॉल से यहाँ जुड़ रही है, देख सकते हो। और दूसरा क्या हो रहा है कि ये पीछे क्या है, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये बोर्ड आपका है क्या? पेल्विक रीजन। यहाँ सपोर्ट कर लो कि ये बोर्ड क्या है? पेल्विक रीजन है, तो लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन या पेल्विक रीजन की ये वॉल, ये वॉल किसकी है? पेल्विक रीजन की। तो मैं ये कहूँ कि जो मेरी ओवरी है, ये जो मेरी ओवरी है, ये ओवरी, ये ओवरी इस पेल्विक रीजन की वॉल से भी जुड़ी हुई है। ये ओवरी किससे जुड़ी हुई है? पेल्विक रीजन के वॉल से भी जुड़ी हुई है। बात समझ में आ रही है? यानी वॉल ऑफ पेल्विक रीजन से भी जुड़ी हुई है, और दूसरा ये वॉल ऑफ यूट्रस से भी जुड़ी हुई। तो गर्भाशय की दीवार से तो जुड़ी ही, साथ ही साथ श्रोणि के दीवार से भी जुड़ी हुई है। तो इसकी पोजीशन एकदम फिक्स हो जाएगी। ये श्रोणि की दीवार से भी जुड़ गई, मान लो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये तुम्हारी ओवरी है, तो यूट्रस ऐसे ओवरी से जुड़ा। यूट्रस किससे जुड़ रहा है? देखो ये तो ये यूट्रस है, और ये क्या है? ये वो डंठल दिख रही है, और ये तुम्हारी ओवरी। अब कह रहे हो कि ये वॉल ऑफ यूट्रस से तो जुड़ा हुआ है, साथ में ये ओवरी जो है ये ऐसे भी जुड़ी, ऐसे भी जुड़ी हुई है और ऐसे भी जुड़ी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही? ये दो जगह से जुड़ी, और दोनों जगह से जोड़ने के लिए जो ये यूज कर रही है, या आप ये कह लो कि वॉल ऑफ पेल्विक रीजन एंड वॉल ऑफ यूट्रस से ओवरी जुड़ी हुई है, किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? लिगामेंट की सहायता से, लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई है। तो पेल्विक रीजन और ओवरी आपस में जुड़े हैं तो भी लिगामेंट यूज कर रहे हो आप। वॉल ऑफ यूट्रस और आपकी ओवरी आपस में जुड़ी है, तब भी आप लिगामेंट यूज कर रहे हो। तो लिगामेंट की सहायता से हमारी ओवरी यूट्रस गर्भाशय की दीवार से भी जुड़ी हुई है और श्रोणि क्षेत्र की दीवार से भी जुड़ी हुई है। लिगामेंट का काम ही जोड़ना होता है, अगर आपको उत्तक की नॉलेज है तो। आगे बढ़े यहाँ से। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि ओवरी लिगामेंट की सहायता से कहां कहां से जुड़ी हुई है। अगर हम ओवरी की आंतरिक संरचना देखें, जो कि हमारा जो उद्देश्य था इसकी आंतरिक संरचना देखने, तो ओवरी को आप निकाल लें, ओवरी को आप यहां से निकालें, निकालते हैं ओवरी, और आप पाएंगे कि जो ओवरी है वो थीन एपिथीलियम द्वारा कवर है।
थीन एपिथेलियम द्वारा कवर है ओवरी आपकी, ठीक है। ये जो बाहर की लेयर है इसे आप क्या कहते हो पता ही है, एपिथेली। क्या कहते हो? एपिथेली। तो ये पतली एपिथेलियम है। एपी, आई होप इंग्लिश लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी तो चल ही जाएगी। थीन मतलब पतला, एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारी ओवरी है वो कैसे एपिथेलियम से कवर्ड है। थीन की थिक, तो थीन एपिथेलियम से कवर है। दूसरी चीज देखो कि इसके अंदर जो टिश्यू भरा है, इस थीन एपिथेलियम के अंदर, पतले आवरण के अंदर जो उत्तक भरा पड़ा है, इस उत्तक को हम कहते हैं स्ट्रोमा। अगर इसके अंदर हम उत्तक भर लें, इस उत्तक को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। मींस इसके अंदर हम एक प्रकार का उत्तक भर रहे हैं, जिसे हम टोटली क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर? तो ये स्ट्रोमा हो गया हमारा। अब इस स्ट्रोमा को आप दो भागों में बांट दो। एक वह भाग जहां हमारी पुट्टिकाएं विकसित होंगी, स्ट्रोमा के अंदर हम पुट्टिकाओं का विकास करेंगे। तो एक वह भाग जिसके अंदर हम क्या करेंगे? पुट्टिकाओं का विकास करेंगे। ये देखो, ये छोटी छोटी पुट्टिकाएं हैं, अब क्या होती जा रही है? बड़ी और बड़ी और बड़ी, और ये कहीं न कहीं जाकर के फूटेंगी, ये फूटेंगी, ठीक है। फिर ये कुछ और बनाएंगी, क्या है? जब हम फॉलिकल का डेवलपमेंट, पुट्टिकाओं का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है? ओवरी की आंतरिक रचना को समझना। फिर ये अंत में एकदम से खत्म हो जाएगा। तो हम एक बात समझ पा रहे हैं अगर डायग्राम को गौर से देखो तो, ये पूरी रचना जो आप देख रहे हो ना, बिस सिर्फ इसी क्षेत्र में है। देख रहे हो? ये बीच वाले क्षेत्र में नहीं गई है, कि गई है? नहीं गई है। ये सिर्फ परिधि वाले क्षेत्र में है। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल कॉर्टेक्स। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल कॉर्टेक्स, क्योंकि पूरे पुस्तक का नाम क्या था? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के बाहरी भाग को, जहां पुट्टिकाओं का विकास हुआ, फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, उसे हमने क्या कह दिया? स्ट्रोमल कॉर्टेक्स। उसे हमने कह दिया स्ट्रोमल कॉर्टेक्स, या सिर्फ कह दो कॉर्टेक्स, ठीक है तो स्ट्रोमा का ही भाग। दूसरा हिस्सा जो बिल्कुल अंदर है, जहां आपकी ब्लड वेसल्स की एंट्री हो, जहां आपकी ब्लड वेसल्स आएंगे, इस रीजन से क्या प्रवेश कर रही है? ब्लड वेसल। तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आर्टरी अंदर आएगी, वेन्स भी तो यहाँ से जाएगी, डेफिनेटली इसी जगह से वेन्स भी क्या होगी? बाहर जाएगी। तो वह एरिया जहां से ब्लड वेसल्स अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, ये पूरा एरिया ब्लड वेसल्स इस एरिया में फैली हुई है। फ्लक्सेस ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इनकी गुच्छिकाएं हैं। इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रोमल मेड्यूला। इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रोमल मेड्यूला। मेड्यूला, मेड्यूला हमेशा आंतरिक भाग होता है, तो कई जगह ये वर्ड सुनने को मिला होगा। कई जगह सुना होगा आपने। कभी क्लियर रखना कि कॉर्टेक्स रीजन में किसका विकास होता है? कॉर्टेक्स रीजन क्या है? स्ट्रोमा का वह भाग। ये दोनों स्ट्रोमा के ही भाग है, स्ट्रोमा के ही भाग। ये कॉर्टेक्स स्ट्रोमा और ये मेडुलर स्ट्रोमा कह लो, या स्ट्रोमा कॉर्टेक्स और स्ट्रोमा मेडुलर। कैसे आइडेंटिफाई किया?
कॉर्टिकल रीजन में क्या बन रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब क्या है, फॉलिकल्स या पुट्टिकल, पुट्टी या इसे हम क्या कहते हैं, फॉलिकल। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट जहां हो रहा है, जहां फॉलिकल प्रेजेंट है, स्ट्रोमा का वह रीजन क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा का वह रीजन जहां फॉलिकल प्रेजेंट है क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और जहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, मेडुला। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी चीज समझो कि जो ये फॉलिकल्स हैं, यह फॉलिकल्स, यह विकसित होती हुई फॉलिकल्स, ये जो डेवलप होती हुई फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स ही आपको एस्ट्रोजन प्रोवाइड कराएंगी। इस फॉलिकल से ही आपको क्या मिलने वाला है, एस्ट्रोजन मिलने वाला है। ये ध्यान रखना। जो ये आपकी डेवलप होती हुई फॉलिकल है ना, जो अभी तो छोटी सी दिख रही है, लेकिन इन फ्यूचर जब ये जैसे जैसे बड़ी होंगी, जब तक ये डेवलप नहीं हो रही, जब से छोटी है, ये कुछ नहीं कर रहा, जब ये डेवलप होंगी, ऐसे जब आप खूब इनको बड़ा कर रहे हो, तो ये जितनी ज्यादा बड़ी होंगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन का सेक्रीशन करेंगी। किसका सेक्रीशन करेंगी, एस्ट्रोजेन नाम का हार्मोन्स बनाएंगे। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये बड़ी ही क्यों होगी, और आनी चाहिए, ये बड़ी ही क्यों होगी, और इसका जवाब 11th के हार्मोन्स वाले चैप्टर में मिलेगा। कि ब्रेन क्या करता है, जब फीमेल जो है, हमारी बेटियां जो है 11 ईयर ओल्ड हो जाती है, 11 ईयर में आ जाती हैं, या उससे 11 ईयर ओल्ड हो जाती है, तो उनके ब्रेन से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और वह हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स उस हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। देखो नाम क्या है उसका, फॉलिकल स्टिम्युलिंग हार्मोन्स। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो हम फिर से दिखाएंगे उस चीज को एक बार। तो यहाँ आप फॉलिकल को स्टिम्युलेट करोगे, या आप मेरी दूसरी वीडियो देखना, वहां पे सारी चीज आपका 11th वाला हार्मोन्स वाला टॉपिक डाला गया है। तो वहां पर आप देखोगे कि जो फॉलिकल, जिसका नाम ही है फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन्स, तभी तो कह रहे हो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स। ये किससे रिलीज हो रहा है, एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। एंटेरियर पिट्यूटरी ने इसको क्यों रिलीज किया, क्योंकि इसको तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स मिला हुआ है। जब तक आपके एंटेरियर पिट्यूटरी को जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं मिलेगा, वो आपका फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स नहीं बनाएंगे। और जब तक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स नहीं बनेगा, तब तक ये फॉलिकल बढ़ेगी नहीं। और जब तक फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी बनी थी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी बनी थी। ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करती है, वो आपके इस फॉलिकल को बस्ट करने में, फाड़ने में हेल्प करती है। जब ये फिट जाता है तो इसके बाद जो बची सेल होती है उसे आप कार्पस लूटियम कहते हो। और यह कार्पस लूटियम, ये पूरा डेवलपमेंट हम सीखेंगे, कैसे बढ़ रही है, कैसे फट रही है, कैसे कार्पस लूटियम बन रही है, कौन से हार्मोन्स किस प्रकार से इस पे एक्ट कर रहे हैं। फिलहाल बस ऐसे सामान्य तौर पे समझ लेते हैं कि जब ये फट जाती है तो फटने के बाद ये कुछ रिलीज करती है, जिसे हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं। वो साइट्स, हमारी बुक में इसे ओवम लिखा है, जबकि सेकेंडरी oocytes का जब फर्टिलाइजेशन कराओगे तब ओवम मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। खैर जो लिखा है हम उस पे नहीं टिप्पणी करेंगे, क्योंकि बुक्स से ही आपकी कॉपी चेक होगी, हम उसके ईरर को नहीं बताएंगे। ओवम इसे लिख रखा है कि क्या रिलीज होता है, ओवा रिलीज। और इसको रिलीज करने के बाद अब यह फॉलिकल किसमें तब्दील हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में ये तब्दील हो जाती है। ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि इनके डेवलपमेंट पे टोटल ब्रेन का इफेक्ट है। अगर ब्रेन एक्टिव नहीं होता तो आपकी एंटेरियर पिट्यूटरी एक्टिव नहीं होती, तो आपके फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होते, फॉलिकल में डेवलपमेंट नहीं होता, एस्ट्रोजन नहीं बने। हाँ एक चीज, कार्पस लूटियम क्या रिलीज करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स काम करेगा।
और ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन और दोनों स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन। तो एंड्रोजन कौन सा आपका नहीं था, एंड्रोजन भी तो स्टेरॉइड हार्मोन्स था जो मेल में बन रहा था, वो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो जो सेक्स हार्मोन्स है रियलिटी वो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, सच में अगर देखा जाए तो क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। आई होप आपको ओवरी की जो इंटरनल या आंतरिक संरचना है वो समझ में आई होगी। कोई डाउट?